तो भारतीय कृषि खंड के अंतर्गत आज हम लोग जिस प्रश्न की चर्चा करेंगे वह प्रश्न है कि 1991 के बाद भारत में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जटिल हुई है, जिसका असर देश के आर्थिक विकास पर पड़ा है। इस संदर्भ में संक्षिप्त प्रकाश डालें। वास्तव में अगर देखा जाए तो जब आपका देश आजाद हुआ जी 1947 में, उस समय पूरे भारत में जमींदारी सेटलमेंट, महलवाड़ी सेटलमेंट जैसी व्यवस्थाएं थी या तालुकदारी सेटलमेंट जैसी व्यवस्थाएं थी, और इनमें जमीनों का मालिकाना हक जमींदारों के पास था। तमाम सरकारों ने एक रोड मैप बनाया कि हमें भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू करना है, और भूमि सुधार कार्यक्रम के तहत फैसले क्या लिए गए? फैसले लिए गए कि जमीन जमींदारों से लिया जाए, या जिसके पास जमीन ज्यादा सेंट्रलाइज है, केंद्रीकृत है, उससे जमीन लिया जाए और गरीबों में वितरण किया जाए। यानी 1950 से लेकर 1990 तक जो 40 वर्ष थे, इस 40 वर्ष में सरकार का भूमि सुधार कार्यक्रम का मुख्य भाग हुआ करता था कि सरकार क्या करे? सरकार जमीन जमींदारों से लेकर गरीबों में बांटे, भूमि का वितरण करे। परंतु 1991 के बाद स्थिति बदलने लगी। कहते हैं कि स्थिति में बदलाव के लिए कई कारक जिम्मेवार थे। कोई एक दो घटनाओं का ऐसा कोई प्रतिफल नहीं था, बल्कि कई घटनाएं ऐसी घटित करी जिसके कारण ये चीजें आई। जैसे मान लो हुआ क्या कि बहुत सारे बागवानी फसलों वगैरह का नया दौर भारत में आरंभ हुआ, तिलहन क्रांतियां वगैरह हुई, समाज कल्याण के लिए बड़े पैमाने पर जमीन पर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनने लगे, गांवों में बड़े बड़े बांधों का निर्माण होने लगा, सिंचाई के नाम पर बड़े बड़े नहर प्रोजेक्ट चालू हो गए। इन सब के कारण मतलब कहते हैं कि हमारे पास जो भूमि थी, उस भूमि पर आर्थिक गतिविधियां बढ़ गईं, और बढ़ने से भूमि का वैल्यू बढ़ गया, जमीन का मूल्य बढ़ गया। ऐसे में 1991 के बाद सरकार ने यू टर्न ले लिया। कल तक जमीन गवर्नमेंट वितरण करती थी, और 1991 के बाद सरकार जमीन का अधिग्रहण करने लगी। सरकार को विकास के लिए काम करना था, बड़े पैमाने पर सड़क नेटवर्क का डेवलप करना था, ट्रेन सेवाओं को विस्तार देना था। देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आ रहे थे। विदेशी निवेश आने के कारण नई नई इंडस्ट्री की स्थापना के मार्ग खुल रहे थे बड़े पैमाने पर। तो चाहे उद्योगों की स्थापना हो, या आधारभूत संरचना का निर्माण हो, या स्कूल कॉलेज जैसे चीजों की वृद्धि हो, या देश का बढ़ता हुआ विशाल आबादी हो, या देश में शहरीकरण की तेज होती प्रवृत्ति हो, इन सारे प्रवृत्तियों ने जमीन के मूल्य को बढ़ा दिया, और अब जमीन मिलना मुश्किल हो गया। और जिस भी व्यक्ति के पास, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, ग्रामीण या शहरी, जिस व्यक्ति के पास जमीन था, वह जमीन सरकार को देना नहीं चाहता था। इसके लिए कोई एक कारक जिम्मेवार नहीं है। एक देश की आबादी बढ़ी तो नेचुरली है कि जमीन घट रहे थे। दूसरे तुलना में कई नई फसलों, बागवानी फसलों का विस्तार हुआ, तो बहुत सारा एरिया खेती से कवर हुआ उस क्षेत्र में। इसी प्रकार अगर हम लोग देखें तो सरकारों का वेलफेयर नजरिया सामने आया। स्कूल, कॉलेज, भवन, बांध, ठीक है, सामुदायिक भवन, इनका निर्माण शुरू हुआ। बड़े पैमाने पर शहरीकरण की प्रवृत्ति बल मिली, और सब मिलकर के माहौल बनाए कि अब सरकार को जमीन का वितरण नहीं करना चाहिए, बल्कि पब्लिक से सरकार को जमीन खरीदना चाहिए। हालत ये हुई कि 2000 से 2010 के दशक आते आते तक, जब 21वीं सदी में भारत प्रवेश किया, तो उसके पास सबसे चैलेंजिंग वर्क था कि वह जमीन आवंटन करे, जमीन प्राप्त करे, भूमि अधिग्रहण करे। और जब भूमि अधिग्रहण करने के लिए सरकार जब निकली, तो भूमि अधिग्रहण का कानून भारत में बेहद पुराना था। 1894 में अंग्रेजों ने जो लैंड एक्ट बनाया था, उसी एक्ट के तहत हमारा देश में काम चल रहा था। उसी में कुछ संशोधन करके हम लोग काम चला रहे थे। कहते हैं कि जब सरकारें भूमि अधिग्रहण के लिए गई, तो इसके खिलाफ बड़े बड़े आंदोलन शुरू हुए। आप सभी आंदोलनों तक अपना पहुंच न भी सुनिश्चित कर पाए, तो भी आपको याद होना चाहिए, मेधा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन को राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। आप झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें
तो झारखंड में कोयल कारो परियोजना और उसमें हुए हादसे ने पूरे राज्य का ध्यान अपनी ओर खींचा। यानी अब लोग जमीन देना नहीं चाहते थे। सिंगुर में टाटा की नैनो फैक्ट्री को बाहर करवा करके ममता बनर्जी बंगाल की शेरनी बन गई। ठीक है, यानी बड़े पैमाने पर नेता, समाजसेवी, पर्यावरणविद, कार्यकर्ता इस मुहिम में लग गए कि जिस व्यक्ति के पास जो जमीन हो सुरक्षित होनी चाहिए और सरकार आम जनता के जमीन को औने पौने दाम पर नहीं खरीद सकती है। ऐसे में इस पूरी प्रक्रिया, और दूसरी तरफ सरकार को अगर विदेशी निवेश आकर्षित करना था, विदेशी टेक्नोलॉजी लानी थी, विदेशी कंपनियों को घर में आमंत्रण देना था कि आप फैक्ट्रियां लगाइए, उद्योग लगाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल कीजिए, तो उनको सब सरकार का दायित्व होता था कि कंपनी तो विदेश से आ जाएगी लेकिन जमीन अधिग्रहित करके सरकार को ही देना है। ऐसे में सरकार ने एक कानून पास किया। 1 जनवरी 2014 से ये लैंड एक्ट लागू हुआ। कहते हैं कि इस कानून की सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि जमीन अधिग्रहण हो, लेकिन जमीन अधिग्रहण होने के बाद किसानों का शोषण न हो, या जो भूमि का मालिक है, भूस्वामी है, उसे ज्यादा नुकसान न उठाना पड़े। 2014 में जो कानून आए, इस कानून में एक केंद्रीय कानून आया, इसमें कुछ परिवर्तन करने के राज्य सरकारों ने भी प्रयास किए। बाकी के प्रोविजन को हम ज्यादा बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात तय की गई कि 3-4 जो मौलिक बातें थी वो हम आपके साथ पहले साझा कर लेते हैं। उसमें पहली बात जो रखी गई थी ये थी कि अगर किसी का जमीन शहर में है तो उसको वर्तमान मूल्य से दुगना कीमत मिले। मतलब अगर कोई जमीन शहर में देगा तो अगर वो जमीन का वैल्यू सरकारी रेट के अनुसार 2 लाख का है तो उसको मुआवजा 4 लाख मिले। अगर गांव का जमीन है तो अगर उसका वैल्यू 1 लाख है तो उसे 4 गुना मिले, 4 लाख रुपए मिले। क्योंकि गांव के जमीन का वैल्यू पूरी तरह बढ़ा हुआ नहीं रहता है, जबकि शहरी जमीन का वैल्यू ऑलरेडी डेवलप्ड होता है। इसलिए शहरी जमीन को 2 गुना मुआवजा और ग्रामीण जमीनों के लिए 4 गुना मुआवजा का उसमें प्रोविजन किया गया। सरकार ने कहा कि हम कोई भी प्रोजेक्ट के लिए बहुफसली खेती का अधिग्रहण नहीं करेंगे। मतलब ऐसे जमीन को अधिग्रहित ना करेंगे जिसमें कई प्रकार की फसलें उगने की संभावना हो। ठीक है, इसमें सरकार के द्वारा और भी कई बातें शामिल की गई और उन बातों में से एक बात था कि जमीन अधिग्रहण के निर्णय में ग्राम सभा की मंजूरी जरूरी होगी। मतलब भूमि अधिग्रहण में ग्राम सभा की बैठक होगी और ग्राम पंचायत के सहमति के बाद ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मतलब जनता के सहमति के बिना जनता का जमीन नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इन बड़े बड़े प्रोविजन के साथ नया एक्ट लागू हो गया। कहते हैं कि इस एक्ट ने हालात ऐसे कर दिए कि अगर बड़ी बड़ी कंपनी और फैक्ट्रियों को जमीन न भी मिल रहे हो तो रेलवे को बिजली का ट्रांसमिशन लाइन बढ़ाने के लिए भी सरकार के पास जमीन नहीं है। छोटे छोटे लिंक प्रोजेक्ट रेलवे में पूरा करने के लिए भी सरकार के पास जमीन नहीं है। कई स्थानों पर तो सरकार के पास हॉस्पिटल और स्कूल खोलने का भी जमीन नहीं है। सड़क निर्माण, एयरपोर्ट के लिए जमीन नहीं है। यानी देश में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनना है, उसके लिए जमीन नहीं है। फसलों के रख रखाव के लिए सेज का निर्माण होना है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, उसके लिए जमीन नहीं है। और आज भारत में सबसे बड़ा क्राइसिस जमीन संकट बना हुआ है। पिछली सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून 2004 के लिए, मतलब मोदी सरकार ने इसमें कुछ बदलाव किए थे पिछले टर्म में, लेकिन सरकार के ऊपर इतना दबाव पड़ा कि सरकार को वो संशोधन बिल वापस लेना पड़ा। कुछ प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए झारखंड की सरकार, अकबर सरकार ने भी सीएनटी एक्ट के प्रावधानों में कुछ बदलाव किया। उसका भी इतना भीषण विरोध हुआ कि वह कानून भी वापस लेना पड़ा। यानी सरकारें जमीन अधिग्रहण नहीं कर पा रही हैं और इस कारण विकास, खास करके आर्थिक एवं आधारभूत संरचना के विकास में भारत पिछड़ रहा है। और इसके कहा जाता है कि जिस देश में इंडस्ट्री डेवलपमेंट नहीं होगी, सड़क क्रांति नहीं होगी, उस देश में आप बेहतर आर्थिक माहौल बनाने की बात नहीं सोच सकते। ठीक है, इसीलिए हमने आपके प्रश्न का हेडिंग क्या रखा, 1991 के बाद भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया जटिल हुई है, जिसका असर देश के आर्थिक विकास पर पड़ा है। जब आंसर लिखने के लिए जाएंगे, सबसे पहले भूमिका को चर्चा में लाएंगे।
भूमिका के बाद पुराने कानूनों की चर्चा करेंगे, 2014 वाले कानून की चर्चा करेंगे और 2014 वाले कानूनों के निगेटिव इंपैक्ट क्या है उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस पॉइंट को कैसे हम लोग डील करें। कहते हैं आराम से पढ़िए मेरे साथ, समझिए कि रीडिंग कर रहे हैं, इससे आसान क्या होगा। 1991 के नई आर्थिक नीति के घोषणा के साथ ही भारत का आर्थिक परिदृश्य बदलने लगा। सरकार तेजी से औद्योगिक शहरीकरण के साथ साथ संरचनात्मक, मतलब इसमें वही आता है रेल, सड़क, बिजली विकास की आधारशिला रखी। संरचनात्मक विकास की अवधारणा के तहत महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाएं, सिंचाई एवं बिजली हेतु बांधों का निर्माण, परिवहन, सड़क एवं रेलवे सेवा का विस्तार, गांवों में ग्रामीण आवास का निर्माण, सामाजिक कल्याण के लिए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जैसे कार्यों पर जोर दिया जाने लगा। साथ ही हरित क्रांति की अवधारणा से निकलते हुए द्वितीय चरण के हरित क्रांति में पशुपालन, कुक्कुट पालन, मछली पालन, वनीकरण, बागवानी जैसे कार्यों पर बल दिया जाने लगा। परिणामतः भूमि की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। ऐसे में परंपरागत भूमि सुधार कार्यक्रमों ने यू टर्न ले लिया और इसके वितरण की जगह अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई। समझ गए बात को? जो हम बोले वही लिखा हुआ है ना, भाषा देख लीजिए। 1991 के नई आर्थिक नीति की घोषणा के साथ ही भारत का आर्थिक परिदृश्य बदल गया। सरकार तेजी से औद्योगिकरण करना चाहती थी, शहरीकरण करना चाहती थी, संरचनात्मक विकास करना चाहती थी। संरचनात्मक विकास के तहत नदी घाटी प्रोजेक्ट, सिंचाई, बिजली के लिए बांधों का निर्माण, परिवहन सेवा, सड़क, रेल का विस्तार, ग्रामीण आवास, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल खोलना चाहती थी। साथ ही सरकार ने कहा कि द्वितीय हरित क्रांति में केवल खेती में वृद्धि न किया जाए बल्कि पशुपालन, कुक्कुट पालन, मछली पालन, वनीकरण और बागवानी पर भी जोर दिया जाए। परिणामतः भूमि की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। ऐसे में परंपरागत भूमि सुधार कार्यक्रम बदल गए और सरकार अब जमीन बांटने के बजाय सरकार जमीन खरीदने लग गई, यानी पूरी की पूरी स्वरूप ही बदल गया। आगे कहते हैं कि इस दौर में भारत में अंग्रेजी काल में निर्मित अधिग्रहण कानून, मतलब भूमि अधिग्रहण कानून जो है 1894 में बना था, अंग्रेजों ने इसे बनाया था जी, जिसके तहत किसानों को भूमि अधिग्रहण के उपरांत उचित मुआवजे नहीं मिल पाते थे और न ही उनके लिए पुनर्वास का प्रबंध हो पाता था। परिणामतः किसान चिंताओं को लेकर या विस्थापन की समस्या को लेकर बड़े बड़े आंदोलन आरंभ कर दिए। इस संदर्भ में मेधा पाटेकर का नर्मदा बचाओ आंदोलन सबसे अग्रणी है। शहरीकरण के कारण रियल एस्टेट कारोबारियों के हाथों बड़े शहर एवं नगरों के आसपास किसान ठगे जाने लगे। ऐसे में किसानों को कानूनी लड़ाइयां भी लड़नी पड़ी। कुछ वर्षों के भीतर ही भूमि अधिग्रहण को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख भी अत्यंत कड़ा हो गया। इनके अधिकांश निर्णय किसानों के पक्ष में गए। ऐसे में शहरीकरण और औद्योगिकरण पर नकारात्मक प्रभाव भी देखा गया, जो वर्तमान में भी देश का इंजन बना हुआ था। राष्ट्रीय आय एवं जीडीपी वृद्धि के साथ साथ रोजगार बढ़ाने के लिए, गरीबी निवारण के लिए असफल होने की आशंका भी दिखने लगी। ऐसे में भूमि अधिग्रहण पुनर्स्थापना में उचित क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार और पारदर्शी कानून भारतीय संसद ने पारित किया। क्यों कानून जरूरी पड़ा? देखो कितनी आसान भाषा में आप लाइन बढ़ रहे हैं, हम समझिए कि वो आसानी से हम लोग कैसे निकल रहे हैं। क्या कहता है? 1894 में अंग्रेजी काल में कानून था। इस कानून की एक विशेषता थी कि इसमें किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया जाता था। मतलब जमीन तो लोग ले ही लेते थे, लेकिन जमीन के बावजूद भी उन्हें मुआवजा नहीं मिलता था। ऐसे में किसानों को मुआवजा तो नहीं मिलता था, अगर उनकी खेत किसी बांध में डूब गई तो उनको बगल में बना के घर भी नहीं मिलते थे। पुनर्वास का मतलब यही होता है कि अगर मेरा आवास, मेरा घर, मेरा जमीन इसमें डूब जाए तो हमें रहने के लिए कोई अलग आवास दे दीजिए। वह आवास भी वहां मौजूद नहीं होता था। कागज पर घर बन जाते थे लेकिन जनता के हाथ नहीं लगती थी। इस प्रकार के लोगों की शिकायतें थी। ऐसे में किसान जो है वे आंदोलन पर उतर गए। मेधा पाटेकर जैसे, बाबा आमटे जैसे लोगों ने इनको नेतृत्व प्रदान किया। कहते हैं कि इसी समय तेजी से भारत में शहरीकरण भी हो रहा था। कई रियल एस्टेट कंपनियां थी और ये रियल एस्टेट कंपनियां किसानों को छोटे मोटे दाम देकर या आसान दाम देकर के
कहे तो जमीन हड़प लेती थी। इसका भी एक निगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला। इसका निगेटिव इंपैक्ट हम लोग को क्या देखने को मिला जी, कि कई किसान अपने हकों की लड़ाई के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चले गए। जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चले गए, जैसे आपको पढ़ाते थे ना पॉलिटी में कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में लड़ाई होता, तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा फंडामेंटल राइट का पक्ष लेता। वैसे ही भूमि संबंधी जो कानूनी झगड़े आए, उन झगड़ों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन किसानों के फेवर में दिखाई दिए ऑल टाइम। अब इससे क्या हो गया, ऐसे में शहरीकरण का जाल जो है बढ़ाना रुक गया। मतलब शहरीकरण के विकास की गति धीमी पड़ गई, औद्योगिकरण के विकास की धीमी पड़ गई। जबकि आज भी ये दुनिया जानती है कि खेती हमको जिंदा रख सकता है, लेकिन विकास के लिए वो मॉडल नहीं बन सकता है। खेती भारत को रोजगार नहीं दे सकता है, रोजगार इंडस्ट्री में ही मिलेगी या सर्विस सेक्टर में मिलेगी, क्योंकि खेती पर तो अपने ही बहुत बड़ा एक भार है जनसंख्या का, लोग ये आरोप कहते हैं। तो इससे लोगों को लगने लगा कि अगर इंडस्ट्री नहीं डेवलपमेंट हुआ, अर्बेनाइजेशन डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो वैसे में रोजगार के अवसर नहीं आएंगे। अगर रोजगार के अवसर नहीं आएंगे तो हम गरीबी उन्मूलन के प्रयास भी नहीं कर पाएंगे। अगर हम गरीबी उन्मूलन नहीं कर पाएंगे तो हमारा कल्याणकारी राज्य का अवधारणा ही संकट में पड़ जाएगा। ऐसे में सरकार को लगा कि समय की आवश्यकता है कि एक ऐसा भूमि संबंधी कानून लाया जाए जो जनता के हितों की भी रक्षा करे और औद्योगिक हितों की भी रक्षा करे, यानी दोनों को ही वहां राहत मिलता हुआ दिखाई दे। ठीक है, यह कानून जो भारतीय पार्लियामेंट ने पारित किया जी, वो 1 जनवरी 2014 से पूरे देश में लागू हो गया है। नया जो भूमि अधिग्रहण कानून है सो इस कानून के क्या मेन फीचर हैं, आइए देखिए। पहला, यह विधेयक संविधान के समवर्ती सूची में रखा गया, अर्थात केंद्र द्वारा निर्मित कानून में राज्य भी अपनी आवश्यकता अनुसार अलग अलग परिवर्तन कर सकते थे। मतलब राज्यों को यहां इसमें कुछ बदलाव करने के अधिकार दिए गए। भूमि के लिए उचित मुआवजा दर तय करते हुए कहा गया कि अगर सरकार जमीन अधिग्रहण करेगी तो शहरों में वर्तमान बाजार मूल्य का 2 गुना और गांवों में 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। मतलब अगर 1 लाख का जमीन है शहर में तो 2 लाख मिलेंगे, और 1 लाख का जमीन है गांव में तो आपको 4 लाख मिलेंगे। निजी सार्वजनिक परियोजनाओं, निजी अलग है, सार्वजनिक अलग है, और दोनों निजी सार्वजनिक संयुक्त परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की जा सकेगी, लेकिन इसके लिए ग्राम सभा की अनुमति जरूरी होगी। जिस गांव का जमीन लिया जा रहा है उस गांव की ग्राम सभा को उस जमीन को देने के लिए सहमति देना होगा। सार्वजनिक निजी परियोजनाओं के लिए 70% किसानों की सहमति होनी चाहिए, जबकि निजी परियोजनाओं के लिए 80% भूस्वामी की सहमति होना चाहिए। साथ ही अगर अधिग्रहित भूमि पर 5 वर्ष तक कोई परियोजना नहीं लगे तो किसानों को भूमि वापस करनी होगी। मतलब आप ऐसे समझो, क्या समझो, अगर सरकार फैक्ट्री लगा रही है अपने से तो 70% किसान गांव के जिस गांव का अधिग्रहण होगा उस गांव के 70% किसान मंजूरी देंगे कि हम सरकार को जमीन देने के लिए तैयार हैं, तभी सरकार ले पाएगी। अगर आपके अंबानी अडानी जैसे आइकॉन पावर प्लांट लगा रहे हैं तो उनको 80% किसानों की मंजूरी जरूरी होगी। लेकिन अगर बाबा रामदेव और झारखंड सरकार दोनों मिलकर के कोई गेतलसूद में अगर मेगा फूड पार्क लगा रहे हैं तो ऐसे जमीन लेने के लिए 70% किसानों की जरूरत होगी। मतलब सरकार ले तो 70% किसान की सहमति, अगर प्राइवेट कंपनी ले तो 80% किसान की सहमति, और सरकार और दोनों मिलकर करें तो 70% किसानों की सहमति होनी चाहिए। 100% तो सोचना नहीं है, क्योंकि ऐसा न होता है और न कभी हो सकता है। देखो, कहते हैं इस कानून के तहत एक जटिल प्रावधान सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन था, जिसके तहत जिस भूमि का अधिग्रहण होता उसका स्थानीय लोगों पर पड़ने वाले सामाजिक प्रभाव का आकलन एक बहु विशेषज्ञ समिति करती। ये आपको समझ में नहीं आएगा
सोशल प्रभाव को कैसे नापा जाए। ठीक है, कहने का मतलब इसमें क्या हुआ, कोई एक आदिवासी गांव लिया जा रहा है। अगर आदिवासी गांव को ले रहे हैं और हम उनको बोल रहे हैं कि हम आपको बगल में जो है सो रहने के लिए आवास उपलब्ध करा देंगे, तो सामाजिक प्रभाव के आकलन में ही आता है कि आप कोई अपार्टमेंट बना दिए, फ्लैट बना दिए और उनको तीसरा तल्ला पर जाके फ्लैट दे दिए कि लीजिए तीसरा तल्ला पर रहिए। और उनका जीवन स्टाइल क्या है, वे घर में 4 गो बकरी नहीं रखेंगे, 2 गो सुअर नहीं रखेंगे, 1 गो भैंस नहीं रखेंगे, तो जिएंगे कैसे। यानी उनको शहरी स्टाइल नहीं पसंद है, उनका एक अपना लिविंग स्टाइल है, वे मिट्टी से जुड़ के रहना चाहते हैं। तो आप एक कॉलोनी बसा करके 10 ताला बिल्डिंग बना दीजिएगा, ऊपर से देखेंगे तो नीचे डरेंगे और नीचे से देखेंगे तो ऊपर डरेंगे। तो ऐसा सोशल सामाजिक प्रभाव, कहने का मतलब उनका गांव में अखड़ा है, उनके गांव में कुछ डिहवार हैं, सीमांत देवता रहते हैं, वो तो चल जाएंगे, उनका भगवान का क्या होगा। सामाजिक प्रभाव में भी तो बात आएगा कि जमीन ले लिए, अपने तो चले गए, गांव में एगो साल का वृक्ष है जो मुख्य वृक्ष है जिसे वो रोज पूजा करते हैं, ये लोग को आप भेज दिए अपार्टमेंट में, उनका पेड़वा तो गया नहीं, तो पेड़ के बिना वो जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे। जहां वे गांव में खेती करते थे उसके बगल में द्रोणी थी, वे मछली मारते थे और आराम से भूंज करके शाम को खा लेते थे। अब उनके साथ दिक्कत क्या है, आप अपार्टमेंट पर बैठा दिए तो वो वहां के बालकोनी में कौन मछली मारेंगे, मोबाइल पर मछली मारेंगे, अंदर ही अंदर बैठ गए। ठीक है, तो ये हुआ सोशल इंपैक्ट। मतलब अगर कोई एक स्थान से किसी पूरे गांव को दूसरे स्थान पर आप सेटल कर रहे हैं तो उस दौरान उनका सामाजिक एवं सांस्कृतिक कल्चर चौपट हो जाता है। तो उनको एक ऐसा मॉडल में जाके पुनर्वास कराइए जहां उनका सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था पर बुरा असर न पड़ता हो। इस बात का भी एक रफ एस्टिमेट इसमें करना था। पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास की स्थिति में एक विशिष्ट पैकेज का लाभ भूस्वामी को मिलेगा। इसके तहत मतलब अगर आपका जमीन गया जी तो आप फिर से घर बना कर रह पाइए, इसके लिए एक मुश्त 5 लाख रुपया मिलेगा। या परिवार के कोई एक व्यक्ति अगर योग्य हो तो उसे नौकरी मिलेगी। इसके अलावा 1 वर्ष तक जो परिवार इससे प्रभावित होगा उसे 3,000 रुपया का मासिक भत्ता मिलेगा। इसके साथ ही 1.25 लाख रुपए विविध भत्ता दिए जाएंगे। मतलब समझो कि माले माल है, जिधर देखो उधर माल। क्या क्या बात आई, पहला, शहर का जमीन ले रहे हैं तो 2 गुना कीमत देंगे, गांव का जमीन ले रहे हैं 4 गुना देंगे, इसलिए पैसा को लेकर टेंशन मत लीजिए। दूसरा, बिना आपके सहमति का नहीं लेंगे। सरकार और प्राइवेट दोनों जमीन मिलकर ले रहे हैं तो 70% सहमति, प्राइवेट कंपनी के लिए आ रहा है तो 80% सहमति। तीसरा बात कह रहा है आपका गांव उजड़ने से आपके जीवन में क्या सामाजिक प्रभाव आएंगे, हम इसका भी आकलन करेंगे और उसके अनुसार आपको पुनर्स्थापना की बात कहेंगे। तीसरी बात कही गई, चौथी बात कि आपको एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तो या तो आप 5 लाख रुपया एक मुश्त ले लीजिए, ठीक है, या फिर आपके पास दूसरा विकल्प है कि आपके एक परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाएगी। 2 रास्ते हैं। इसके अलावा और क्या कहा गया, और कहा गया कि अगर चूंकि आप नया जगह पर जाइएगा वहां जमीन होगा कि नहीं होगा, कैसे उसका विकास कीजिएगा, ये आपके पास समस्या रहेगी। तो ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए क्या करना है, तो उस संदर्भ में कहता है कि आप जो है सो 3,000 रुपए महीना 1 वर्ष तक आप सैलरी ले लीजिए। और फिर लास्ट में कहता है कि आपका कोई पशु वहां जाएगा, पशु का शेड बनाना होगा या कोई और काम होगा, ठीक है, तो ऐसे नुकसान के लिए आपको 1,25,000 रुपए का और मुआवजा मिलेगा। इन शर्तों पर ये बातें कही गई कि हम लोग भूमि अधिग्रहण करेंगे। मतलब भूमि अधिग्रहण में किसान हितों के तमाम समस्याओं का समाधान किया गया। उनको मूल्य ज्यादा मिले, दूसरा उनकी सहमति ली जाए, उन पर सोशल इंपैक्ट का इवैल्यूएशन किया जाए, और लास्ट में आया कि उनको कुछ आर्थिक मदद दिया जाए। ठीक है, उन आर्थिक मदद में एक मुश्त पैसा भी हो सकता है, नौकरी भी हो सकता है, जीवन निर्वाह भत्ता भी हो सकता है,
और सभी चीजों के ऊपर विकल्प दिए गए। आगे क्या हुआ तो कहते हैं, उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि यह कानून किसान एवं भूस्वामी समर्थित था तथा अभी तक इन सभी अधिग्रहण कानूनों के कमजोरियों को दूर करने का इसमें प्रयास भी किया गया था, क्योंकि मुआवजे के उचित राशि के साथ साथ इस कानून में पुनर्वास और सामाजिक प्रभाव का भी बृहद एवं स्पष्ट उल्लेख था। इस कानून में किसानों का शोषण रोका जा सकता था। ठीक है, यानी यह अपने आप में एक अच्छा कानून था और यह काफी हद तक किसानों की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम भी था। परंतु जल्द ही इस कानून के नकारात्मक प्रभाव भी दृष्टिगोचर होने लगे। इस कानून के बाद भारतीय उद्योग जगत सुस्त पड़ गया, औद्योगिक उत्पादन दर में गिरावट आने लगी। सरकार के महत्वाकांक्षी सामाजिक लक्ष्य जैसे सभी गांवों को बिजली देना, नेशनल हाईवे को एक्सप्रेस हाईवे में बदलना, मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देना, बीपीएल परिवारों को मुफ्त आवास मुहैया कराना, प्रत्येक गांव में शैक्षणिक संस्थानों का विकास करना, प्रत्येक पंचायतों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल का निर्माण कराना, सिंचाई जरूरतों के लिए नदी जोड़ो परियोजना अमृत क्रांति कराना, नहरों का विस्तार कराना, सड़कों का चौड़ीकरण करना अब दूर का कौड़ी नजर आने लगा, क्योंकि इनके लिए उद्योग की तेज रफ्तार जरूरी थी और उद्योग के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण जरूरी था। ऐसे में पूर्ण बहुमत से निर्वाचित मोदी सरकार ने इस कानून के कुछ प्रमुख बिंदुओं को बदलने के लिए भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना संशोधन अधिनियम अध्यादेश 2014 लाए, जिसमें निम्न परिवर्तन किए गए। ठीक है, यानी आप बात को समझ गए ना। 1990 के बाद से ही सरकार को जमीन चाहिए। सरकार जमीन लेने गई तो किसान आंदोलन शुरू हो गए। किसान आंदोलन जब शुरू हो गए तो सरकार ने जमीन लेने के लिए 2014 में ही एक कानून बनाया। लेकिन इन कानूनों का नकारात्मक प्रभाव यह पड़ा कि सरकार के जो सबसे बड़े सपने थे, क्या सपने थे जी, कि बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री लगे, सभी गांवों में बिजली पहुंचे, नेशनल हाईवे एक्सप्रेस हाईवे बन जाए, मेक इन इंडिया कार्यक्रम चले, सभी बीपीएल परिवारों को मुफ्त आवास दिया जाए, प्रत्येक गांव में स्कूल खोले जाएं, प्रत्येक पंचायत में एक जो है सो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाए। इसी प्रकार सरकार का लक्ष्य रखा गया था कि नदी जोड़ो परियोजना, बाढ़ और सूखा और सिंचाई और बिजली, ये चारों के लिए भारत की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना थी, उसे आगे बढ़ाना। परंतु ये सब बातें लगी कि अब ऐसा हासिल करना मुश्किल है, क्योंकि सबके लिए ग्रोथ का इंजन कौन है? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री बनेगी कैसे? जमीन पर। अगर जमीन नहीं तो इंडस्ट्री नहीं, इंडस्ट्री नहीं तो डेवलपमेंट नहीं, सब कुछ रुक जाएगा। ऐसे में जब ये सरकार आई तो उसने कुछ नए विचार रखे। क्या विचार रखे जी? सरकारी परियोजनाओं के विस्तार करते हुए लिखा गया कि रक्षा उत्पादन, ग्रामीण विद्युतीकरण, गांवों में सड़कों का नेटवर्क बैठाने, गांवों में जरूरी आवास उपलब्ध कराने, औद्योगिक कॉरिडोर बनाने जैसे सरकारी काम के लिए, मतलब सरकार ने क्या कहा जी कि हम रक्षा प्रोडक्ट के उत्पादन करने, गांवों में इलेक्ट्रिक पहुंचाने, गांवों में बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करने, सस्ता आवास देने और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के लिए अगर चाहें तो हम जमीन का अधिग्रहण कर सकते हैं। ऐसा सरकार कानून ने संशोधन किया। मतलब इसमें शर्त यह रखा गया था कि इस प्रकार के परियोजनाओं के लिए सामाजिक प्रभाव का आकलन नहीं किया जाएगा। योजनाओं के लिए देखो यहां लिखा हुआ है, सामाजिक प्रभाव का आकलन नहीं किया जाएगा और न ही से 70 से 80% ग्राम सदस्यों की सहमति अनिवार्य होगी। मतलब मोदी सरकार ने कहा कि ठीक है, हम मुआवजा देंगे, जो मुआवजा जरूरी है, दुगुना या 4 गुना जो भी है देंगे। उनको 5 लाख एक मुश्त रुपया देंगे, 1.25 लाख विद्युत खर्च देंगे, 3000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, ये सब कुछ करेंगे। लेकिन पेच तो फंसा है 2 जगह पर। पहला, हर गांव का 80% मेंबर सहमति दे कि आप मेरा जमीन लीजिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और दूसरा, सामाजिक प्रभाव का आकलन, मतलब उनके साथ उनका पूरा का पूरा सोच, थॉट, विचार, कल्चर सबको हटाना। तो बोला कि कम से कम ज्यादा नहीं तो
जो डीआरडीओ के तहत या किसी कंपनी के तहत जो रक्षा प्रोडक्ट बन रहे हैं उनके लिए, गांव में बिजली सप्लाई करने के लिए, गांव में रोड निर्माण करने के लिए, गांव में मतलब आवास बनाने के लिए और शहर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के लिए जब हम जमीन का अधिग्रहण करेंगे तो सोशल इंपैक्ट को इवैल्यूएट नहीं करेंगे और 70 से 80% ग्राम सहमति की मंजूरी न शर्त न थोपा जाए ताकि ये आगे बढ़े। दूसरा, सरकार ने कहा कि अध्यादेश के अनुसार बहुफसली सिंचित भूमि भी निम्न उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित की जा सकती है। मतलब पिछला में कहा गया था कि बहुफसली भूमि को हम नहीं लेंगे। मतलब बहुफसली का मतलब क्या होता है, हमारे गांवों में या शहरों में कुछ जमीन होते हैं, उस जमीन पर जैसे अभी मानसून शुरू हुआ तो धान की फसल उगती है, जब धान की फसल खत्म होती है तो इसी पर गेहूं की फसल उग जाती है, और जब गेहूं की फसल खत्म होती है तो इसी पर लोग क्या उगा लेते हैं, खेसारी उगा लेते हैं या मूंग उगा लेते हैं या सब्जी उगा लेते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं कि सालों भर बहुफसली खेती है, ठीक है। लेकिन सरकार का मानना है कि आप कल्पना करो, ठीक है, कि कोई एक रेलवे का प्रोजेक्ट जा रहा है इस कदर से, अब हम यहां से यहां तक पहुंचे, यहां पर कुछ एरिया है जो बहुफसली कृषि है और बाकी फिर परंपरागत तो हम इसके लिए मतलब इस जमीन को बचाने के लिए यहां से एक क्या निकालेंगे बाईपास, यही ना होता है। इसका खर्च जानते हैं कितना है, इतना खर्च बढ़ा के हम कोई प्रोजेक्ट नहीं पूरा कर सकते हैं। सरकार के पास क्या धन उगता है, वो भी पैसा पेड़ से तोड़ता है। अरे जो पब्लिक के ऊपर टैक्स लगाती है वही लोग भी तो उसके पास भी जमा होता है, उसी से खर्च करती है। तू बोली कि अगर मान लीजिए हम यहां से लेकर 90 किलोमीटर की सड़क बना रहे हैं, बीच में 5 किलोमीटर कोई बहुफसली कृषि है, तो इस जमीन का भी अधिग्रहण होगा। प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं कहता है कि इसके लिए हम ऊपर से 5 किलोमीटर लंबा ओवर ब्रिज बना के निकाल दें ताकि नीचे की जमीन बची रह जाए। वो भी ओवर ब्रिज बनाएंगे तो खंभे लगाएंगे, या तो जो दूरी 5 मिनट में तय होती हो उसे हम 25 मिनट में तय करवाएं। तो हम तो चाहते हैं ना कि परिवहन में समय घटे, परिवहन में ईंधन कम खपत हो, परिवहन आसान हो, तो इसके लिए हमें जमीन लेना पड़ेगा। तो यही 2 परिवर्तन सरकार ने किए। लेकिन क्या हुआ, इसके बाद फिर आंदोलन चालू हो गया और आंदोलन के कारण ये सुधार वापस लेने पड़े, ऐसे आगे ये बढ़ नहीं पाए। इस संशोधन के खिलाफ देश में बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया हुई। तमाम विपक्षी दल सहित किसान यूनियन एवं विशेषज्ञों ने भी कड़ा प्रतिरोध जताया। इसके बाद यह अध्यादेश सरकार ने वापस ले लिया तथा 2014 के कानून को ही प्रभावी कर दिया। परंतु हमें स्मरण रखना चाहिए, औद्योगिक प्रगति के बिना न तो कृषि का विकास संभव है और न कृषि पर निर्भर भारत के विशाल बीपीएल आबादी के जीवन में कोई बदलाव लाने की गुंजाइश। अतः आवश्यक है कि किसान हितों को ध्यान में रखकर भूमि अधिग्रहण प्रणाली को लचीला और प्रैक्टिकल बनाया जाए। ये आपका मूल्यांकन है, क्योंकि हम सहमत हैं कि किसानों के पास जमीन रहना चाहिए, लेकिन किसानों के पास जमीन भारत में आर्थिक विकास का मार्ग नहीं खोल सकता है, क्योंकि इंडस्ट्री के बिना एग्रीकल्चर सेक्टर में बदलाव आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे में किसान हित भी बचे और जमीन भी अधिग्रहण हो, यही प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के तहत ये चीजें ऐसी, इसमें किसानों को उचित मुआवजा ही दिया जा सकता है, या सरकार के पास अगर अतिरिक्त जमीन हो तो जमीन के बदले जमीन दे, यहां के जमीन के बदले किसी और साइड के जमीन किसानों को उपलब्ध करा दे। लेकिन गांव के प्रत्येक किसान को ऐसी जमीन उपलब्ध कराया जाए, यह भी संभव नहीं है। इसीलिए जब तक भूमि में सुधार कार्यक्रम में लचीला रुख नहीं अपनाया जाएगा, तब तक ये उम्मीद करना बेईमानी है कि हम देश में आर्थिक विकास के मार्ग को खोल पाएंगे या बढ़ा पाएंगे। प्रिय पाठकगण, पतंजलि आईएएस एकेडमी की ऑनलाइन मुख्य परीक्षा की कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग टॉपिक कर रहे हैं इंडियन एग्रीकल्चर, और इंडियन एग्रीकल्चर जैसा कि हम लोग आरंभ में ही देखे थे, इसका सिलेबस थोड़ा ब्रॉड है और बड़ा है, इसीलिए इसमें प्रश्नों की संख्या भी अधिक है। आज जिस प्रश्न को हम आपके साथ कराने जा रहे हैं वो प्रश्न है कि
वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा कृषि उत्पादन स्तर को बढ़ाने के लिए कौन से कदम उठाए गए? इस प्रश्न को दो तरीके से पूछा जा सकता है। वैसे हम आप लोग को यह भी बात बता दे रहे हैं कि हमने अभी आपकी जड़ें मजबूत करना शुरू की हैं, ठीक है। यानी सारे बेसिक जो अप्रोच हैं वो हम आपको डिलीवर कर रहे हैं यहां से। कल के गए जब इस चीज को हम लोग आगे बढ़ेंगे, जब बेसिक सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, तो इसमें किस टाइप के घुमावदार प्रश्न आ सकते हैं या करेंट ओरिएंटेड एनालिटिकल प्रश्न आ सकते हैं, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। हर किसी को पहले बेसिक जड़ें चाहिए, तो हमारा पूरा फोकस अभी यही बात है कि आप जड़ों को मजबूत रखिए, बाकी चीजों की जो उधर पेंटिंग डेंटिंग करनी है वो हम ठीक ठाक कर देंगे। वर्तमान समय में भारत सरकार के कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने वाले कौन कौन से कदम उठाए हैं, इनकी व्याख्या कीजिए। एक क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी योजनाएं संचालित की गई हैं। दूसरा प्रश्न आता है कि ओवरऑल कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए। देखिए, इस संदर्भ में हम लोग अगर थोड़ा सा चले कि एक अपना किसी भी उत्तर को लिखने के लिए एक दृष्टिकोण प्रपत्र होता है, अप्रोच होता है। तो इस क्वेश्चन का अगर हम लोगों को अप्रोच खोजना हो तो हम लोग इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या देखेंगे, ठीक है। हम लोग का अप्रोच ये होना चाहिए कि अगर कृषि की कीमत बढ़ानी है, यानी कृषि में उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादन वृद्धि करनी है, तो सरकार को क्या करना चाहिए, तो इसका क्या क्या पॉइंट हो सकता है। सबसे पहले हम लोग पॉइंट को एनालाइज कर लें। तो सबसे पहला कुछ जो चीजें हैं वो है कि कृषि में आधुनिक मशीनों का प्रयोग हो, मतलब मशीनीकरण पर बल होना चाहिए। ट्रेडिशनल तरीके से हम लोग कृषि करेंगे तो कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाएगी। इसी प्रकार अगर हम लोग दूसरी बात करें इस संदर्भ में कि किसानों को उचित मूल्य मिलना चाहिए। अगर आप उत्पादन दर बढ़ाना चाह रहे हैं तो दूसरा क्या है, उचित मूल्य। कृषक को हर हाल में उचित मूल्य मिलना चाहिए, तब ये बात बनती हुई दिखाई। तीसरी बात अगर हम लोग देखें तो उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक कारक और है, और वह कारक है बीज गुणवत्ता। हम लोग परंपरागत बीजों के माध्यम से कृषि उत्पादन में बड़ी छलांग नहीं लगा सकते हैं और इस दिशा में हमें काम करना होगा। इसी प्रकार अगर हम लोग बात करें उर्वरक या कृषि में पोषक तत्वों का प्रयोग, इसमें बड़े बदलाव की जरूरत भी महसूस की जा रही है। पोषक तत्वों का उपयोग सुनिश्चित किया जाए, तब जाके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसी प्रकार कृषि जगत की एक और बड़ी समस्या है जी, और वो समस्या है इरिगेशन की, मतलब सिंचाई की समस्या है। तो इसे भी सॉल्व करना होगा। फिर कृषि में कृषि जोखिम को न्यून करना, यह भी एक बड़ा कारक है। कृषि जोखिम को न्यून करना मतलब कम से कम करना, एक और बेसिक पॉइंट है। इसके अलावे अगर मान लीजिए हम लोग थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ करके देखें तो वर्तमान समय में चर्चाएं हो रही हैं कि कृषि के विकल्पों को बदला जाए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जैविक कृषि पर बल, ठीक है। अब यहीं से हमें इस सारे प्रश्नों का हल खोजना है। ये हमारा अप्रोच प्रपत्र था कि किसी भी प्रश्न का आंसर राइटिंग कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट, जैसे हम लोग आपके साथ देखिए कि आधुनिक मशीनीकरण पर बल दिया जाना चाहिए। देखो, आधुनिक कृषिकरण पर बल देना चाहिए। अब यहां पर है कि इसे सरकार किस प्रकार बूस्टअप दे रही है। इतना तो तय है कि प्रत्येक प्रकार की चीजों में हम लोग इसे महसूस कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आधुनिक हम लोग जो मशीनीकरण की प्रक्रिया है,
ठीक है, तो इस संदर्भ में हम लोग एक एक पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा टर्म है आधुनिक मशीनीकरण पर बल। मशीनीकरण का मतलब क्या है? मशीनीकरण का मतलब है कि खेतों में ट्रैक्टर का प्रयोग हो, उसकी कटाई में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग हो, जो दौनी वगैरह का काम है उसके जगह पर हम लोग थ्रेसर वगैरह का उपयोग करें। यही सब ना मशीनीकरण को बढ़ावा देना है। इसके अलावा नई नई टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, उनको एग्रीकल्चर सेक्टर में इंट्रोड्यूस करना है। तो सरकार ऐसे मामलों में क्या कर रही है, जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे आप ट्रैक्टर, इनके ऊपर सरकार टैक्स कम रखती है, इनके ऊपर रोड टैक्स का भार नहीं दिया जाता है। इस तरह से सरकार सब्सिडी देती है। कई मामलों में आप भारत पंप लेने जाए, उसकी कीमतों पर सरकार कई बार काम करती है। तो कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए जो भारत सरकार के सहयोग का अप्रोच है वो वही है कि सरकार थोड़ा टैक्स में कमी करती है, टैक्स को थोड़ा सा राहत देती है। बाकी और सरकार की तरफ से कोई बड़ा प्रोग्राम इधर से लॉन्च नहीं हुआ है, यानी कोई वितरण वगैरह की प्रक्रिया नहीं संचालित की गई है। यहां सरकार कुछ नए विकल्प को आजमा सकती है। दूसरा कहता है किसानों को उचित मूल्य मिलना। देखो, कृषि सेक्टर को माना ही जा रहा है कि एक जुआ खेलने के जैसा है। किसान को हर हाल में क्या चाहिए? किसान चाहता है कि उसके फसल की उचित कीमत मिले। हमारे देश में फसल को उचित कीमत दिलाने के लिए दो मेन सोर्सेज काम करते हैं जी। पहला सोर्स जो है वो एमएसपी का कॉन्सेप्ट है, और दूसरा जो सोर्स है वो है जो सरकार अभी काम कर रही है ई-नैम वगैरह पर बल। एमएसपी मतलब सरकार के द्वारा कोई भी खरीफ या रबी फसल के बुआई के पहले सरकार एक रेट जारी करती है, जिस रेट पर किसान के द्वारा किए गए उत्पादन को परचेज करने की गारंटी दी जाती है। लगातार पिछले कुछ दिनों से एमएसपी के दर में भारी वृद्धि हो रही है, क्योंकि किसानों के आय को सरकार चाहती है कि दोगुना करना है। लेकिन एमएसपी के साथ समस्या क्या है? एमएसपी के साथ समस्या है कि एमएसपी वाला फॉर्मूला सभी राज्यों में नहीं चलता है। एमएसपी की जो राशियां मिलती हैं उसका एक बड़ा अमाउंट जो है सब्सिडी जो मिलता है वो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के ही किसान ले पाते हैं। बिहार में सीमित पैमाने पर इसका लाभ मिलता है। झारखंड 2-4 वर्षों में तो थोड़ी प्रगति हुई है, लेकिन इसके पहले तो बिल्कुल ही बंद था। ठीक है, तो एमएसपी का लाभ सीमित राज्यों को मिलना, बाकी राज्यों को न मिलना, इसके मार्ग में बाधा है। ई-नैम सरकार चाह रही है कि अब आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भारत के सभी मंडियों को देखें और उन सभी मंडियों में से जो मंडी लगे कि जहां कीमत अच्छी है वहां बेचिए। लेकिन सरकार इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत है कि किसान इतना जागरूक नहीं है, या कहें तो संचार टेक्नोलॉजी पर उनकी इतनी अच्छी पकड़ नहीं है कि वे इस प्रक्रिया का पूरी तरह से लाभ उठा सकें। तीसरी बात हमने कहा बीज गुणवत्ता। बीज गुणवत्ता के लिए सरकार टाइम टू टाइम पर ब्लॉक के जरिए फ्री में बीज बांटती है। राज्य सरकारें भी इसमें हम योगदान निभाती हैं, केंद्र सरकार भी योगदान निभाती है। इससे फसल का बहुत हद तक प्रतिरूप बदला भी नहीं है, बदला भी है, ऐसा नहीं कि नहीं बदला है। इन बीजों का लाभ लोगों को मिला है, लेकिन इन बीजों पर धान में वगैरह में तो बीज मिल जाते हैं, लेकिन गेहूं हुए, चना हुए, अरहर हुए, तिलहन हुए, इनके लिए जो ब्रीडिंग बीज हैं, मॉडिफाइड बीज हैं, ये ब्लॉक वगैरह में नहीं मिलते हैं। मतलब 1-2 फसल का दे करके सरकारें सो जाती हैं। तो इस दिशा में सरकार को ध्यान देना चाहिए कि अगर सरकार एमएसपी 24 प्रकार के फसलों पर इशू करती है तो उसे चाहिए कि 24 प्रकार के बीजों पर भी वो संवर्धन पर काम करे, तो शायद इसके बेटर रिजल्ट आ सकते हैं। यहां एक बात और है, बीज गुणवत्ता में अक्सर जब बीज गुणवत्ता की बात आती है तो जीएम फसलों की भी बात की जाती है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज उपलब्ध कराए जाएं। दुनिया के कई देशों ने इसका प्रयोग करके कुछ फसलों के उत्पादन में चमत्कारिक ग्रोथ हासिल किया है। लेकिन भारत में जीएम फसल के प्रति न तो पब्लिक अवेयरनेस है, न ही किसानों ने जागरूकता दिखाई है, और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी नहीं मिले हैं। इसीलिए अभी सीमित पैमाने पर ही रह गया है। तो इस मामले में सरकार को ध्यान देना चाहिए कि केवल चावल का बीज उपलब्ध कराने से काम नहीं चलेगा, और भी विविध फसलों के क्षेत्रों में सरकार को बीजों को, संवर्धित बीज उनको मुहैया करानी होगी। बात आगे उठती है तो बात उठती है, कहते हैं कि उर्वरक पोषक तत्वों का उपयोग। देखो, यहां पहला चीज तो यह है
कि भारत में एक बड़ा सेक्टर है जहां फर्टिलाइजर ही नहीं है। तो पहला क्वेश्चन मार्क तो ये उठता है कि आप हर जगह फर्टिलाइजर को सुनिश्चित करवाइए। दूसरी चीज जो है वो आती है कि कुछ जगहों पर एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर का उपयोग हो गया, उसके चलते मिट्टी के पोषक तत्व नष्ट हो गए। ठीक है, और वर्तमान में जो भी रासायनिक फर्टिलाइजर का हम लोग यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, एक कृषि के लंबे सेहत के लिए लाभदायक नहीं है। तो उर्वरक सेक्टर पूरा छिन्न भिन्न है अवस्था में है। सरकार ने उसके लिए बहुत सारे यूरिया नए फैक्ट्रियों जो बंद हो चुकी थी उसको पिछली सरकार ने चालू करवाया। वर्तमान सरकार जो आपकी चल रही है सो यूरिया वगैरह का कालाबाजारी न हो, इसके लिए सरकार जो है सो नीम कोटेड यूरिया के फंक्शन वगैरह को अप्लाई किया है ताकि यूरिया का दूसरे क्षेत्र वगैरह में प्रयोग न हो। लेकिन यहां तो है कि यूरिया और केमिकल के से बने हुए फर्टिलाइजर उपयोग किए जाए नहीं किए जाए, यह भी अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। तो इस दिशा में भी सरकार को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इरिगेशन फैसिलिटी, कहा जाता है कि अगर भारतीय किसानों को तमाम सुविधाएं गौण कर दी जाएं, केवल हर खेत तक पानी की पहुंच सुनिश्चित करा दिया जाए, ठीक है, तो भी यहां की अधिकांश फसलें उतर जाएंगी और कृषि उत्पादन दर में भयंकर उछाल आ सकता है। ठीक है, लेकिन इस संदर्भ में कुछ मेगा प्रोजेक्ट पहले सोचे गए। इनमें एक नदी जोड़ो परियोजना अटल बिहारी वाजपेयी के समय में अमृत क्रांति के तौर पर आई थी, परंतु वो आगे नहीं बढ़ पाई ज्यादा। वर्तमान मोदी सरकार के द्वारा इस क्षेत्र में जो सबसे बड़ा काम किया गया है वही काम है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, लेकिन इसको जितना तेजी से फलीभूत होना चाहिए था उतना नहीं फलीभूत हो रहा है। एक ग्राउंड पर बहुत ज्यादा इसका स्कोप नहीं दिखाई दे रहा है। तो माना जाना चाहिए कि सिंचाई में अगर आज के डेट में 46% सिंचित भूमि है, 54% भूमि मानसून के साथ जुआ है, तो सरकार को कम से कम 30% जमीन को और कवर देना चाहिए, कम से कम इरिगेशन कवर देना चाहिए। क्योंकि जिन जिन राज्यों में किसानों को सिंचाई की सुविधाएं बेहतर मिली हैं वे सभी राज्य कृषि क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म किए हैं और वहां के किसानों की हालत बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर कहता है कृषि जोखिम को न्यून करना, यह भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर इस पॉइंट से आप देखिएगा तो किसान के पास जोखिम क्या है? वो खेती करता है, कभी नीलगाय खा जाती है, वो खेती करता है, कभी टिड्डी दल का आक्रमण हो जाता है, वो खेती करता है, कभी बाढ़ का शिकार हो जाता है तो कभी सूखा का शिकार हो जाता है। सरकार इस सिचुएशन से निकलने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अभी का जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्यक्रम चल रहा है, वो इस दिशा में कदम बढ़ाई है और इस पर काम किया जा रहा है। तो एक और पॉइंट हम लोग का यहां है। तीसरा है कि फसल विविधीकरण के साथ साथ जो नेक्स्ट है सो आपको कुछ कृषि के नए विकल्पों को भी खोजना होगा। और इस समय भारत में जैविक कृषि का बड़ा बोलबाला है। सिक्किम जैसे राज्य जो पूरी तरह जैविक खेती कर रहे हैं तो उनका डिमांड भी बाजार में भी बढ़ा है। तो हम लोगों को भी कहीं ना कहीं जैविक कृषि जैसे कार्यों के ऊपर बल देना चाहिए। यही इसका आंसर होगा। आंसर का जो पैटर्न था वो मैंने आपको खोल दिया। अब यहां से क्वेश्चन ये उठता है कि हम लोग इसका मॉडल आंसर क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग अपने पॉइंट पर आते हैं। देखिए, भारत विश्व में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और इस देश की लगभग 70% आबादी खाद्य असुरक्षा, जिसका फूड सिक्योरिटी नहीं है, उससे गुजर रही है। ऐसे में 1970 में हरित क्रांति की सफलता के बावजूद वर्तमान समय में कृषि उत्पादन दर को बनाए रखना सरकार के लिए चुनौती बनी हुई है। 21वीं सदी, 20वीं नहीं, 21वीं सदी के आरंभ से ही भारत हरित क्रांति की सफलता के लिए प्रयासरत है और कृषि क्षेत्र में 4% विकास दर करने के लिए निम्न प्रयासों पर सरकार क्या कर रही है, जोड़ दे रही है। उससे लग रहा है कि इस दिशा में हम लोगों को काम करना चाहिए। अब देखो क्या क्या सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है वो तो आपको ऑलरेडी पता है, केवल आंसरिंग देखना है। कृषि उत्पादन दर को बढ़ाने के लिए, टू द पॉइंट आते हैं 1 2 3, ठीक है। कृषि उत्पादन दर को बढ़ावा देने के लिए सरकार मशीनीकरण को प्रोत्साहित किया है। देश में वर्तमान समय में कुल जोतों में ट्रैक्टर की भूमिका, सिंचाई में पंप की भूमिका एवं दूसरे संयंत्रों पर सब्सिडी के साथ लोगों तक पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए प्रयास कर रही है। मतलब
इरिगेशन में आसानी से उन्हें पंप की आपूर्ति हो, खेत को जोतने में अधिकतम ट्रैक्टर का उपयोग किया जाए, फसलों के कटाई वगैरह में मशीनीकरण का प्रयोग हो, या कहें तो फसलों के दाना अलग करने और भूसा अलग करने में थ्रेशर का उपयोग बढ़ावा दे। ये सब कुछ बेसिक एलिमेंट्स, इसमें और भी बहुत कुछ किए जा सकते हैं, परंतु इस दिशा में सरकार काम कर रही है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग चलें तो कहते हैं कि भारतीय कृषि में एक गंभीर चुनौती थी बेहतर उत्पादन स्थिति में किसान को उचित मूल्य न प्राप्त होना। सरकार इसके लिए प्रति वर्ष 2 बार खरीफ एवं रबी फसलों के बुआई के समय एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है तथा इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि बाजार का विकास कर रही है। हाल ही में सरकार ने घोषणा किया है कि कृषि प्रौद्योगिकी अवसंरचना निधि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के जरिए 2015-18 के बीच 200 करोड़ रुपए राष्ट्रीय कृषि बाजार पर खर्च करेगी, जिससे किसान ई बाजार मंच से के द्वारा देश के प्रमुख मंडी से जुड़ेंगे और उन्हें अपने वस्तु का उचित मूल्य प्राप्त होगा। मतलब किसान को अपनी वस्तु की कीमत मिले, इसके लिए सरकार 2 डायमेंशनल है। एक, हम रेट जारी कर रहे हैं, मतलब सरकार एमएसपी में क्या कहती है कि आइए, अगर मान लीजिए 100 केजी का 1 क्विंटल होता है तो 1 क्विंटल का रेट देती है कि हम 1800 रुपए प्रति क्विंटल के दर से आपका धान खरीदेंगे। किसान को डरने का जरूरत नहीं है, हम बाजार की कीमत से ज्यादा कीमत दे रहे हैं, आप उत्पादन कीजिए। दूसरी चीज, मंडी। हमने आपको बताया कि दोनों में दिक्कत क्या है। अभी पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहे हैं। ये किसान आंदोलन क्यों चल रहे हैं, इसके पीछे एक बड़ा रीजन यह भी है कि किसान आंदोलन में एमएसपी से जो भी 95% एमएसपी पर सरकार जो पैसा देती है वो ये 3 राज्यों के पास जाता है, हरियाणा, पंजाब और सोचो बाकी 5% में इस देश के 28 राज्य जीते हैं। ठीक है, तो उन लोग को लग रहा है कि अगर हम लोग एमएसपी का सरकार बाद में प्रोविजन खोज देगी और मंडी वगैरह हमारे लिए ओपन कर देगी, हम उसके सहारे हो जाएंगे, तो हमको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। मतलब अपने घर में सामान को स्टोरेज करना पड़ेगा, उस पर एक लागत खर्च आएगी। बाजार की मंडियां कब यहां से सामान ले जाएंगी इसका कोई गारंटी नहीं है, तो उनको रख रखाव पर एक एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा, इसीलिए वे इसका विरोध कर रही हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत के बाकी राज्य ऐसे लाभों से अछूते हैं और इसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन होना देश की तरक्की के लिए जरूरी है, क्योंकि पंजाब, हरियाणा से जितना कृषि डेवलपमेंट हो सकता था उस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर लिए हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है तो कुछ नए क्षेत्रों में कृषि विकास के लिए आपको रोड मैप तैयार करने होंगे। तो ये चीजें हैं। आज देश में हजारों मंडियां इससे जुड़ी हुई हैं, लेकिन वही जैसा कि मैं कहता हूं कि किसानों को थोड़ा सा अगर तकनीकी प्रशिक्षण मिल जाए तो हो सकता है कि वे किसान इसका बेहतर लाभ उठा सकते हैं। अब देखिए आगे क्या कहता है कि कृषि में 20-25% उत्पादकता बीज की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। सरकार इस आवश्यकता को महसूस करते हुए बीज प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए सरकार जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है, आनुवांशिकी संशोधित बीजों को विस्तारीकरण कर रही है कि अलग अलग क्षेत्रों में इसका यूटिलाइजेशन किया जाए। फसलों को उगाने को भी मंजूरी दे रही है। कहते हैं कपास, बीटी बैगन, चना, चावल, सरसों जैसे क्षेत्रों में जीएम बीज विकसित किए गए हैं और 2014 में सरकार ने इसके परीक्षण को हरी झंडी दे रही है। माना जा रहा है कि जीएम बीजों के प्रयोग से ही कृषि क्षेत्र में 25% उत्पादन बढ़ जाएगा। मतलब अगर आज वहां पर जो प्रोडक्शन हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन अगर 100 केजी हो रहा है तो वो 125 केजी तक हो सकता है अगर उसमें जीएम फसलों को हम लोग शामिल करें तो एक बड़ा छलांग होगा। जहां सरकार 4% वृद्धि दर के लिए तड़प रही है, हर पंचवर्षीय योजना में स्कीम ला रही है कि मेरा लक्ष्य है कि 4% हम कृषि का जो है सो विकास दर सुनिश्चित करें, और अगर बीज गुणवत्ता से इतना बड़ा छलांग है तो ये अपने आप में क्रांतिकारी उपलब्धि होगी। नेक्स्ट पॉइंट जो कहता है वो क्या है उसे देखिए। सरकार का प्रयास है कि कृषि उत्पादन के प्रति लोगों के बीच उचित और सही समझ को विकसित की जाए। इसके लिए एक तरफ जहां सरकार मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजना शुरू कर रही है,
तो दूसरी तरफ किसान कॉल सेंटर केसीसी भी की स्थापना की जा रही है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड का उद्देश्य क्या है कि मिट्टी की गुणवत्ता कर किसानों को यह बताया जाए कि उनकी भूमि किस फसल के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है। इस योजना 2015 में शुरू की गई, जबकि किसान कॉल सेंटर के माध्यम से किसान फसलों के बुआई का समय, बीजों की उपलब्धता, खाद्य की उचित मात्रा जैसी समस्याओं का समाधान मांग सकते हैं, जिसका टोल फ्री नंबर 1551 है। मतलब सरकार क्या काम कर रही है जी? सरकार कृषि उत्पादन के प्रति लोगों के बीच उचित और सही समझ को विकसित की जाए। इसके लिए एक तरफ जहां स्वास्थ्य कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड जारी की है कि मिट्टी का सेहत जानिए। सबसे बड़ा चीज क्या है मिट्टी के सेहत जानने से? कि किसानों में थोड़ा पेशेवर दृष्टिकोण विकसित किया जाए। मतलब अगर मेरे पास 5 एकड़ जमीन है तो हम सब प्रकार का फसल उगाते हैं, लेकिन हमारे गांव की जो मिट्टी है वो किसी एक फसल के लिए अच्छी है, तो हम केवल उसी फसल को उगाएंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी रेट बढ़ जाएगी और हम उस फसल में ज्यादा उत्पादन कर सकेंगे। हाँ, बाकी फसलों को खरीद लेंगे और जो फसल अधिक होगा उसे विक्रय कर देंगे। इस पॉलिसी पर सरकार सोच रही है। अब देखो, इसी प्रकार अगर हम लोग आगे बढ़े, ठीक है, तो कह रहा है कि भारतीय कृषि वर्तमान दौर में सिंचाई की समस्या का सामना कर रही है। भारत में आज भी 55% कृषि भूमि सिंचाई साधनों के लिए तरस रही है। चीन और ब्राजील जैसे देशों के पास भारत से 4 गुना अधिक जल सिंचाई प्रयोग किए जाते हैं। मतलब सोचो, 2 मुख्य देश जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में वर्ल्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं या उनका प्रोग्रेस बहुत अच्छा रिपोर्ट है, तो उन्होंने भारत की तुलना में 4 गुना अधिक इरिगेशन फैसिलिटी अपने यहां प्रोवाइड करके रखा है। भारत सरकार 2015-16 में एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य, ठीक है, 2015-16 में 2015-16 में एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य के तहत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की। इसके तहत पानी को बचाने, सिंचाई तक पहुंच दोनों लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में मूंगफली और कपास के लिए स्प्रिंकलर पद्धति से 40% जल बचाया जा सकता है। इसी प्रकार ड्रिप सिंचाई द्वारा बागवानी और सब्जी के खेती के लिए प्रभावी कदम माना जा रहा है, जिससे 40 से 65% जल की बर्बादी रुक सकती है। मतलब सिंचाई का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि नहर मिला और पानी खोल दीजिए। देखते हैं हम लोग पानी का कितना व्यय करते हैं। एक नहर का एक जगह से पानी का कैनल निकलता है, वो जो कैनल है वो 50 जगह भरने के बाद 60वें के घर में पहुंचता है। कहते हैं कि खास करके कपास वगैरह का जो मूंगफली का प्रोडक्शन है, उसके लिए अगर स्प्रिंकलर सिंचाई सिस्टम का यूज किया जाए तो 40% तक पानी बचाया जा सकता है। मतलब पानी कम हो और उसके बावजूद भी हम लोग सिंचाई सुविधा दे सकते हैं। इसी प्रकार अगर ड्रिप इरिगेशन की सुविधा, जड़ों में पानी डालने की विधि का विकास हो जाए तो हम 40 से 65% तक पानी बचा सकते हैं। यानी जितना पानी है उसी पानी से खेतों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। ऐसे में कहते हैं कि इसके अलावा सरकार किसानों को कृषि जोखिम से बचाने के लिए बीमा योजना को प्रोत्साहित कर रही है। इस कदम के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हाल ही में आरंभ किया गया है, जिसके तहत मात्र 2% की राशि प्रदान कर किसान अपने फसलों का बीमा करा सकते हैं तथा मात्र 33% की फसल की बर्बादी पर किसानों को संपूर्ण एक मुश्त मुआवजा राशि के भुगतान का प्रावधान है। एक्चुअल में देखो, पहले 2 चीजें क्या है। लोग फसल बीमा क्यों नहीं कराना चाहते हैं? हमारे देश में फसल बीमा आज से नहीं चलता है, 1980 के दशक से फसल बीमा का प्रोसेस है। लेकिन इस बार जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई है, इसमें क्या फर्क है बाकी के तुलना में? अगर इसको समझना है तो इसमें 2 फर्क है। पहले कहा जाता था कि अगर आप कोई फसल की बुआई किए हैं, अगर आपकी 75% फसल बर्बाद होगी तो आप बीमा कवच पाने के हकदार हैं, अन्यथा नहीं है। इसमें उसको घटा करके कहा गया कि अगर कोई किसान को बाढ़ आया और उस बाढ़ में मान लीजिए कि अगर 4 हेक्टेयर में धान की खेती हुई थी, अगर 1 हेक्टेयर भी बर्बाद हो गया, 1/3 3 हेक्टेयर में से 1 हेक्टेयर भी अगर बर्बाद हो गया,
और बाकी के 2 हेक्टेयर खेती बचे हुए हैं तो भी पूरा बीमा कवच मिलेगा। और पहले क्या होता था कि पूरी खेत जब चली जाती तब सर्वेयर आते थे, स्कीम करते थे और देते थे। दूसरी बात, पहले जो बीमा कवच मिला उस बीमा कवच में क्या होता था, उस बीमा कवच में होता था कि आप फसल का बीमा करते थे। जितना फसल नष्ट हुई तो सर्वेयर आकर के आपके फसल के राशि का आकलन करते थे। वे राशि का आकलन करते 400-500, और उसका अगर मान लीजिए कोई लिमिटेड हिस्सा आपको मिल रहा है तो कितना मिलेगा। अब नहीं होगा, अब इनकम पर होगा। जैसे अगर 4 हेक्टेयर में हमने धान बोआ है तो इस जैसे हमारे दुकान होते हैं ना कि दुकान में इतना सोना का रखे हैं हम, तो सोना का कितना वैल्यू है, तो 5 करोड़ का बीमा है, इंश्योरेंस है। तो उस 5 करोड़ में अगर चोरी हो जाए तो आपको बीमा कवर मिलता है। उसी प्रकार अब फसल में अगर हम 4 हेक्टेयर में खेती कर रहे हैं तो 4 हेक्टेयर जमीन में से हमें 1 लाख रुपए मिलेगा, तो हम 1 लाख का बीमा करा रहे हैं। अगर मेरा नुकसान हुआ तो संपूर्ण बीमित राशि 1 लाख रिटर्न होना चाहिए। ठीक है। जो इसके बाद नेक्स्ट जो इसका एक और प्रोसेस है जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वो ये है कि अगर फसल खेत में पड़ी हुई तभी बीमा कवच मिलता था नहीं, लेकिन अब फसल कटाई करके आप घर ले आए और मान लीजिए ओला पड़ गया, चाहे सड़ गए सारे के सारे फसल खलिहान में ही, तो उस स्थिति में भी आपको बीमा कवर की गारंटी दी जा रही है। तो ये सब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं जिससे लोकप्रिय। पहले रेट ज्यादा था, अब रेट भी घटाया गया है, बहुत कम प्रीमियम पर आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये सब चीजों का लाभ किसान अगर लें तो वाकई में उनकी जिंदगी में बहुत कुछ बदलाव और चेंजिंग आ सकता है और वे आर्थिक रूप से काफी संपन्न हो सकते हैं। कृषि का भविष्य भी एक सब्जेक्ट है। तो भारत सरकार कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु जैविक कृषि को प्रोत्साहन पर बल दे रही है। वर्तमान समय में देश के 12 राज्यों में जैविक कृषि की खेती शुरू कराई गई है, जिसमें सबसे अग्रणी राज्य सिक्किम है। इस राज्य में 2015 तक 50 एकड़ भूमि पर जैविक कृषि का कार्य किया जा रहा है। आज के डेट में सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जो 100% जैविक कृषि वाला राज्य घोषित कर दिया गया है। ठीक है। एपीटी में भी प्रश्न पूछता है। इसके अलावा कीटनाशक रसायनों का प्रयोग, बहुफसलीकरण को बढ़ावा देना, विभिन्न आवश्यकताओं पर सब्सिडी, किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराना, भूमि सुधार कानूनों को लागू करना सरकार विकास में नई क्रांति ला सकती है। मतलब कीटनाशक के लिए रसायन उपलब्ध कराइए, बहुफसलीकरण मतलब एक जमीन पर जो अधिक उपजाऊ है अलग अलग फसल को उगाइए, कुछ बेसिक जरूरतों पर सरकार सब्सिडी दे। किसानों को एक बड़ा संकट यह भी होता है कृषि साख की अनुपलब्धता। मतलब गांवों में जो किसान हैं उनके पास बैंकिंग सिस्टम कमजोर है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में अगर हम लोग देखें, खास करके प्रधानमंत्री जन धन योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इन 2 योजनाओं ने किसानों की जिंदगी को काफी हद तक बदला है, उसमें क्रांतिकारी बदलाव लाया है। ठीक है। और उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। तो सुधार हो रहे हैं, बट इसमें और कुछ होने चाहिए। अप्रत्याशित वृद्धि हो सके, लेकिन किसानों को कृषि के प्रति उदासीनता, मशीनीकरण, बीज पर शोध का आंशिक व्यय, मतलब लेकिन इसके मार्ग में मूल बाधा क्या है? किसान मशीन के यूटिलाइजेशन के प्रति ज्यादा जागरूक नहीं है, उनमें बेचैनी नहीं है। उनको लगता है कि परंपरागत कृषि, परंपरागत जैविक खाद हमारे सेहत के लिए काफी अच्छे हैं और उस पर फोकस्ड होना। ठीक है। ये भी एक संकट है कि इसको कैसे माइंड वॉश किया जाए। हम सीड के ऊपर हम पहले भी बात की है कि हम एग्रीकल्चर के ऊपर, रिसर्च के ऊपर मात्र 0.3% खर्च करते हैं। ये शर्म की बात है, जबकि विकसित देशों में 4 से 5% एग्रीकल्चर रिसर्च पर पैसे खर्च किए जाते हैं। तो बीज के शोध पर इतना कम खर्च नहीं अच्छा है। ठीक है। इसको थोड़ा सा सरकार को रिसर्च के ऊपर पैसा व्यय बढ़ाना चाहिए, सेंटर बढ़ाना चाहिए। सिंचाई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जीएम फसलों के प्रति किसानों के मन में 1000 समस्याएं हैं। उनको लगता है कि अगर हम बीटी बैगन उगाएंगे तो बैगन तो 100 केजी से 500 केजी तक उग सकता है, लेकिन उस बैगन के बाजार में ग्राहक नहीं मिलेंगे। उस बैगन को खाने से बाजार में हमें शरीर में कई प्रकार के डिजीज का सामना करना पड़ेगा और हमारा देश उसके लिए तैयार नहीं है। तो जीएम बीज को लेके किसानों के दिमाग में जो भी आशंकाएं हैं, उन आशंकाओं को दूर करना
भी बहुत जरूरी है और इस दिशा में सरकार को काफी कुछ सोचना चाहिए। ठीक है, निवेशकों द्वारा कृषि को जुआ समझना, मतलब कोई भी व्यक्ति इसमें पैसा डालना नहीं चाहता है। वर्मी कंपोस्ट का सीमित मात्रा में व्यवहार लाना, सरकार की कई योजनाएं को कागज पर बनना और लिपापोती करना, जैसे डोभा निर्माण, झारखंड का ही उदाहरण लीजिए। लाखों डोभा बनाए गए परंतु वे 2 साल में ही अस्तित्वहीन हो जाते हैं। इससे तो अच्छा होता है कि एक ही डोभा बने और वो कारगर एवं प्रभावशाली हो। उस दिशा में सोचना चाहिए। बैंकों द्वारा कृषि ऋण पर उदासीन रवैया, बैंक सेक्टर को कितना ही प्रेशर डालिए लेकिन वो एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन देना ही नहीं चाहते हैं। एक बड़ा संकट है, मतलब वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लोन को निकाल करके मछली पालन में दे देना चाहते हैं, कुक्कुट पालन में दे देना चाहते हैं, लेकिन उनकी तनिक दिलचस्पी नहीं होती है कि हम एग्रीकल्चर पर दें। जबकि आरबीआई ने 40% लोन कहा है कि प्राइमरी सेक्टर को देना है, 18% एग्रीकल्चर को ही देना है, एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं, एग्रीकल्चर को देना है, परंतु कोई असर नहीं हो रहा है। ठीक है, निवेशक द्वारा, कोई भी फॉरेनर निवेशक या घरेलू निवेशक कृषि में पैसा नहीं लगाना चाहता है। ये ऐसे अधिकारक हैं जो कृषि के तीव्र विकास दर में बाधक हैं और इस पर वित्तीय प्राप्त करने हेतु समुचित राशि प्रबंधन, केंद्र एवं राज्यों में तालमेल, कृषि शोध पर बल ही एक ऐसे रास्ते हैं जो शायद विकास के दरवाजे को पूरी तरह खोल सके। हालांकि सरकार वर्तमान दौर में यह भी सोच रही है कि कोविड काल में कृषि क्षेत्र में एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है। मतलब अभी दुनिया का इंटरनेशनल ट्रेड रुका हुआ है और ये वर्तमान दौर है कि बहुत सारी चीजों को हम लोग पुनर्गठित कर सकते हैं, रिफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा अगर हम करेंगे तो ग्लोबल मार्केट में इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है और हम उस गैप को भर सकते हैं। तो सरकार ने, जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले 2 बजट में भी केंद्र सरकार के द्वारा विशेषकर एक भारी भरकम राशि एग्रीकल्चर सेक्टर में डाला गया है। ठीक है, अगर देखा जाए तो जीडीपी का पहली बार 20% तक के हिस्से एग्रीकल्चर सेक्टर में डाले गए हैं ताकि इसमें हो। कृषि क्षेत्र में बहुत सारे पुराने कानून हैं, बहुत सारी पुराने अड़चने हैं, प्राइवेट सेक्टर के एंट्री पर बैन है, भूमि सुधार के बहुत पुराने 1894 के बाद 2014 वाले कानून हैं। तो सरकार इनके लिए 3 कानून भी लेकर के आई है, जिसमें एक का उद्देश्य बाजार खोलना, दूसरा जमीन पर निजीकरण को बढ़ावा देना जैसे तत्व हैं। अगर सरकार इसमें बेहतर ऑब्जर्वर बन करके ठीक तरीके से लागू करती है तो भी उम्मीद की जा रही है कि कृषि क्षेत्र अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा और सरकार की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग का यह मॉडल आंसर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर अगले दिन किसी अगले मॉडल आंसर के साथ हम आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप घर बैठे वर्तमान समय में अगर मेंस परीक्षा के लिए खुद को वार्म अप करना चाहते हैं और चाहते हैं कि अभी से चीज़ें आगे बढ़ें, तो आप पतंजलि आईएएस एकेडमी की मेंस कक्षा या मेंस का नोट्स अवश्य ज्वाइन कर सकते हैं, ले सकते हैं। धन्यवाद।